नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंजाब से बड़ी खबर जो आज के दिन आई, ड्रग्स मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी डीसी और एसएसपी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम भगवंत मान ने बैठक में सख्त निर्देश अब दिए हैं कि ड्रग्स पर थोड़ी सी पाबंदी जरूरी है। पंजाब में देखिए जिस तरह से लगातार नशे का बढ़ता कारोबार और पंजाब में लोग नशे के दलदल में लगातार जो जाते जा रहे हो, चिंता का विषय। इसीलिए आज के दिन अधिकारियों के साथ बैठक, पंजाब में ड्रग्स मामले को लेकर ये बैठक की गई और तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए ये भी हम बातचीत करेंगे संवाददाता से, लेकिन सभी डीसी और अधिकारियों के साथ ये बैठक थी क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब पंजाब में नशे को लेकर कई सवाल खड़े की थी कांग्रेस पर, और उसी दिशा में आम आदमी पार्टी बेहतर काम अब करना चाहती है। ਅੱਜ एसटीएफ ਤੇ ਸਾਰੇ एसएसपी ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਡੀਸੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सख्त हदायतां कीतियां गईयां ने पुलिस डिपार्टमेंट नूं भी ते प्रशासन नूं भी कि जे कोई तुहाडे कोल शिकायत आउंदी है इमीडिएटली एक्शन लो, सख्त तो सख्त परचा पाया जाए, जिथों सप्लाई आउंदी है उत्थे तक पहुंचण दी कोशिश कीती जाए। पर जिहड़े एडिक्टेड ने वो तो मरीज ने, उन्होंने तो असी हस्पतालों च लैके जावांगे और जो सप्लाई लेन टुट्टी तो बहुत सारी गिनती च जिहड़े नौजवान आउणगे कि उन्होंने जो एडिक्शन जिहड़ी हैगी है उन्होंने ते जो उन्होंने क्रेविंग हुई तो उहदे वास्ते असी पुख्ता प्रबंध कर ले गए ने। पहले 208 ओट क्लीनिक सी, असी उन्होंने 1000 ते लेके जा रहे हैं। हुण लगभग 750 तो हो चुके ने, 1000 ते लेके जा रहे हैं ताकि उन्होंने असी बाद दे विच साइकैट्रिस्ट कोल ले जाके उन्होंने काउंसलिंग करा के उन्होंने वापस सिस्टम दे विच लिआंदा जाऊगा। तो चलिए संवाददाता सतेंद्र कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। सतेंद्र, नशे की बढ़ती खेप और लगातार लोग जिस तरह से नशे के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, चिंता का विषय है। क्या कहा सीएम भगवंत मान ने और बैठक में क्या कुछ हुआ? सतेंद्र। सागर, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा कि पंजाब में जो नशा है इसमें कई बेकसूर मासूम बच्चों की मौत हो रही थी और उनकी माँ रो रो के बिलख बिलख के मुख्यमंत्री से यही अपील करती थी कि किसी तरीके से नशे को रोका जाए। तो मुख्यमंत्री पंजाब ने आज इस बात को समझा और एक बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें हर जिले के एसएसपी, डीसी और डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया और उस मीटिंग में फैसले लिए गए कि पिछली सरकार के द्वारा जो एसटीएफ बनाई गई थी उस एसटीएफ का पुनर्गठन होगा और हर जिले में एसटीएफ की 2-2 टीमें लगाई जाएंगी। जो सरहदी क्षेत्र है उनमें हर जिले में एसटीएफ की 4 टीमें होंगी। तो वो टीमें इस तरह से काम करेंगी कि कहीं से भी नशा अगर पकड़ा जाता है, एसएसपी और डीसी को गाइडलाइन दे दी गई है कि कहीं से भी अगर नशा पकड़ा जाता है तो तुरंत उस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जहां से नशा सप्लाई किया जा रहा है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाए। तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मान सरकार ड्रग्स के ऊपर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है सागर, और शायद अब नशे का जो गंदा व्यापार करते हैं शायद अब वो बच ना पाए सागर। सतेंद्र, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद जो लगातार नशे का कारोबार पंजाब में बढ़ता चला जा रहा है? हालांकि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, अन्य देशों से भी लगातार नशे की खेप बड़े आसानी से यहाँ पर पहुंच जाती है, उसको अब रोकना इतना आसान होगा? सतेंद्र। सागर, यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि बीएसएफ जो है ना बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, बीएसएफ लगी है वहाँ पे, पड़ोसी देश है, कई देशों से सरहदी क्षेत्र है यहाँ पे पंजाब में। तो ड्रोन के जरिए ड्रग्स को इधर भेजा जरूर जाता है, लेकिन बीएसएफ भी अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बीएसएफ के साथ साथ लोकल पंजाब पुलिस जो है ना उनको साफ इंस्ट्रक्शन दे दी गए और साथ उन्होंने एक चेतावनी और दी है सीएम साहब ने कि जिस एरिया में केस दर्ज होगा अगर वो अपराधी किसी भी तरह से छूटता है
तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो आईओ के, जो उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी कि उसने किस तरीके से पकड़ा और केस दर्ज किया। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कह दिया गया है कि अपराधी अगर पकड़ गया है तो वो अपराधी अब छूटना नहीं चाहिए सागर। चलिए, शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। वहीं पटियाला हिंसा भड़काने में नामजद बरजिंदर सिंह परवाना पर अब नया आरोप लगा है। कपूरथला पुलिस परवाना को रोपड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। पिछले साल 19 दिसंबर को सुभानपुर रोड पर गांव निजामपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में भीड़ ने एक युवक को मार डाला था। इस मामले में जिला पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार समेत 100 अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने सबूतों की जांच के आधार पर परवाना को भी नामजद कर लिया और जेल से उसे सीधा कपूरथला कचहरी के सीजेएम की अदालत में पेश करके 1 दिन की रिमांड पर लिया है। देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2021 में कपूरथला में एक मंदबुद्धि बच्चे की हत्या की गई है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने श्री गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, लेकिन वहाँ के एसपी डी जगजीत सिंह ने कहा कि ये बेअदबी नहीं, ये चोरी करने की नीयत से आया था यहाँ पे और उसको मार दिया गया। अब इसमें एक बात का खुलासा करते हैं कि 29 अप्रैल को पटियाला में जो हिंसा हुई उसका एक मुख्य आरोपी था बलजिंदर सिंह परवाना। ये बलजिंदर सिंह परवाना वही एक आतंकवादी या अपराधी किस्म का इंसान है जिसके ऊपर देशद्रोह जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं और जमानत पर भी बाहर था। तो बलजिंदर सिंह परवाना ने कपूरथला मामले में भी भीड़ को उकसाया और उस बच्चे की हत्या कर दी गई। हालांकि उस बच्चे के बारे में जब बताया गया तो वो बच्चा मंदबुद्धि बताया जा रहा था और अपने आप को वो राधा का रूप कहता था कि मैं राधा हूँ। पैरों में पायल थी, फटे कपड़े थे और उसके पास ऐसा कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ जिससे कि ये चीज़ साबित हो सके कि वो वहाँ पे बेअदबी करने के मामले से आया था। हालांकि उसकी बॉडी को लेने कोई नहीं आया तो प्रशासन ने अपने लेवल पे ही उस व्यक्ति का संस्कार कर दिया। तो अब बलजिंदर सिंह परवाना को उस व्यक्ति की हत्या के मामले में नामजद किया गया है और रोपड़ पुलिस से 1 दिन के रिमांड पे उसको भेजा गया। रोपड़ पुलिस से जेल से लाया गया और वहाँ पे भेजा गया है। 1 दिन के रिमांड पे पूछताछ की जाएगी और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सतेंद्र कुमार, चंडीगढ़। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर, ताजमहल मामले में याचिका खारिज। 22 कमरे खोलने की मांग पर याचिका खारिज। अब याचिकाकर्ता की मांग न्यायिक परिधि से बाहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। याचिका न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं, हाईकोर्ट का ये कहना। ताजमहल केस में हाईकोर्ट की भी फटकार लगी थी। याचिकाकर्ता से कहा गया कि पीआईएल का दुरुपयोग ना करें, पहले पीएचडी करें तब आप कोर्ट आइएगा, और इसी आधार पर ये याचिका खारिज की गई है। याचिकाकर्ता की मांग को खारिज किया गया। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया और याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि रिसर्च से कोई रोके तो हमारे पास आना, रिसर्च को कोई रोके तो हमारे पास आइए। लेकिन फिलहाल 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। चलिए, एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने के इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज ना किया जाए। ऐसे के इस आदेश पर एसएडी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अनगिनत भारतीयों को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का सामना करना पड़ा, जो कि नागरिक स्वतंत्रता पर हमला करता है। इसका दुरुपयोग असंतोष को दबाने के लिए किया जाता है। इस कानून को रोकने के लिए एसएडी के फैसले का स्वागत करता है। वहीं सेना के एक हेलीकॉप्टर को बुधवार की शाम लंबी क्षेत्र के गांव फतेहपुर यानी कि मनियावाला में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर करीब 45 मिनट खेल स्टेडियम में वैसे ही खड़ा रहा। वहीं तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद फिर से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है।
मलोट के डीएसपी जसपाल सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर बठिंडा से अबोहर के लिए उड़ा था, लेकिन लंबी क्षेत्र के ऊपर आने पर उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई। इसका पता चलते ही पायलट को हेलीकॉप्टर को गांव फतेहपुर मनियावाला के खेल स्टेडियम में उतारना पड़ा और तकनीकी खराबी को दूर करने की 45 मिनट के बाद फिर से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। देर शाम बठिंडा से अबोहर के लिए आर्मी के एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन किस टेक्निकल समस्या के वजह से उस हेलीकॉप्टर को मुक्तसर जिले के लंबी के एक गांव में लैंड करना पड़ा। वहां के आम लोगों का कहना था कि ये हेलीकॉप्टर काफ़ी टाइम से बहुत धीरे धीरे गांव के ऊपर घूम रहा था, लेकिन तो उससे लोगों में थोड़ा सा डर पैदा हुआ। लेकिन पायलट की सूझ और समझदारी की वजह से उस हेलीकॉप्टर को आसानी से ग्राउंड में लैंड कर दिया गया। जब वहां पे लोकल पुलिस पहुंची तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हेलीकॉप्टर को यहाँ पे उतारा गया है। करीबन 45 मिनट वहाँ पर रुकने के बाद में वापस हेलीकॉप्टर की टेक्निकल प्रॉब्लम को सही करके अबोहर के लिए रवाना किया गया। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया, बठिंडा। वहीं स्थानीय बस अड्डे पर खड़ी फरीदकोट डिपो की पीआरटीसी बस के आगे एक महिला लेट गई। उसने कंडक्टर पर आरोप लगाया कि महिला होने के बावजूद उनकी टिकट काटी गई, जबकि कंडक्टर ने कहा कि महिला के बेटे ने 2 टिकट मांगी, इसीलिए टिकट काटी गई। मामला सुरक्षा ना देख महिला बस के सामने फर्श पर ही लेट गई और महिला को बस के आगे लेटते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके काफी देर के बाद जाकर कंडक्टर ने महिला को टिकट के पैसे वापस कर दिए। वहीं जीएम पीआरटीसी बठिंडा रमन कुमार ने कहा कि ये मामला फरीदकोट डिपो की बस का है और बस अगले सफर के लिए निकल चुकी है, लेकिन फरीदकोट जीएम को मामले की जानकारी दे दी गई। सरकार के द्वारा महिलाओं को फ्री में सफ़र अब आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है और पंजाब रोड के मुलाजिमों को भी महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बात करते हैं कर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसमें एक महिला बस में चढ़ी तो उसके बेटे ने अपनी और माँ की 2 टिकट ले लिए। जब उसकी माँ को पता चला कि हमारा टिकट लगा है तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और बोला कि हमारे टिकट के पैसे वापस कीजिए, हमारे पास आधार है। लेकिन जब कंडक्टर ने पैसे देने से मना किया तो वो महिला धूप में रोड पे बस के आगे लेट गई और कहने लगी या तो हमारे पैसे वापस कर दो या हमारे ऊपर से बस को निकाल के ले जाओ। लेकिन कंडक्टर ने देखा कि अब मामला बिगड़ता जा रहा है तो उसने उसका जो टिकट था उसके पैसे उसको वापस कर दिए। और जब इसमें बठिंडा के जीएम रमन कुमार ने कहा कि ये फरीदकोट डिपो की बस थी, मामला निपट गया है और बस को रूट पे भेज दिया गया है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया, बठिंडा। वहीं गुरदासपुर के ग्राम हमराजपुर में आबकारी विभाग और पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लाहन बरामद किया, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। आबकारी विभाग के निरीक्षक अरविंदर सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरदासपुर के हेमराजपुर गांव में कुछ लोग अवैध शराब बेच रहे थे, जिस पर आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। जी एसएसपी गुरदासपुर साहब के हुक्म अनुसार जी नशे खिलाफ मुहिम चल रही है जी। तो सानू अज खुफिया जानकारी मिली सी भी इत्थे जी नजायज़ शराब का काम चल रहा वा मराजपुर पिंड दे विच। ते इस करके असीं एक्साइज विभाग के नाल इत्थे रेड किया, सर्च किया। तो सर्च दौरान सानू जिहड़ा छप्पड़ के कोलों जी अनकलेम्ड जी जगह है तो इत्थों सानू मिली है लाहन 1500 किलो के करीब। तो 100 किलो सानू मिली है इत्थे कुलवंत सिंह बग्गा के घरों, ठीक है जी। नाल उहदे 20 लीटर उत्थों शराब मिली है, ठीक है जी। वो तो जी कानूनी कार्रवाई है, प्रोसैस शुरू करता गया जी। तो योग धारावां के तहत परचा करके कार्रवाई की जाएगी। नशा तस्करां नूं साडी यही अपील है जी भी जी हुण साडी सरकार आ बहुत इस खिलाफ सख्त एक्शन करेगी। तो पुलिस नूं जिहड़ा वा पूरी इस टाइम किया गया अलर्ट ते भी कोई भी गलत बंदा या गलत अंसर या कोई नशा वेचण वाला कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा। इत्थों पहला सानू जरा साडे डीसी एक्साइज राजपाल जी, एटीसी साडे पवनजीत सर ते ईटीओ तनवर जी दे निशादेशां अनुसार सानू एक अन बंदे को पता लगा कि इत्थे पिंड दे विच बहुत ही वड्डी मात्रा में शराब पई हुई है। तो तुसीं हुणे उत्ते कर दिओ तो होएगा। उस साडे नाल SHO सदर जी
ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 100 kg ਲਾਨ, 20 ਲੀਟਰ ਇਲੀਸਿਟ ਲੀਕਰ, ਸ਼ਕਾਲਾ, ਪਤੀਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਨਕਲੇਮਡ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ SHO ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, SSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਲੈਸ ਬੱਗਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹੁਣ FIR, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ थाने तो अपना देख के उस बारे फिर दस देंगे। वहीं पंजाब में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। अमृतसर के अजनाला जिले की पुलिस ने एक टेम्पो को पकड़ा जो जगह जगह घूमकर नशा बेच रहा था। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी को 1,74,000 रुपए के ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया और आरोपी से पूछताछ अब जारी है। माननीय एसआई ਵੱਲੋਂ ਚਮਿਆਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ SI ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 300 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 1,74,000 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, 2 NDPC ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। वहीं लुधियाना की फोकल पॉइंट फेज 7 स्थित फारेनहीट काटलिंग में लेबर को वेतन बांटने के लिए लाए गए 16 लाख रुपए 6 लुटेरों ने लूट लिए। हथियारों से लैस 6 लुटेरों में से 3 फैक्ट्री के अंदर घुसे और 3 देखिए बाहर ही खड़े रहे। अंदर घुसे लुटेरों ने हथियार दिखाकर सभी रुपए समेटे और अपने साथियों के साथ वो फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। वहीं संगरूर में देर रात एक 21 साल के नौजवान कमलदीप सिंह को गोलियों से मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। मृतक के पिता ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਮਾਂਡੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਨਾ ਮਸਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 11:30 ਵਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਇੱਕ ਮੋਨੂ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਹਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਚੌਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਰੱਖੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਲਾ। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਦਾ ਮਨ SI ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ SI ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, son of ਵਰਖਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਬਸਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਨੇ।
तो चलिए खबरों में बात अब करेंगे हिमाचल प्रदेश की। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार हो गया। रस्मों के बाद उनका पार्थिव शरीर सेरी मंच पर दर्शन के लिए रखा गया और पंडित सुखराम के दोनों बेटों बेटियों और अन्य परिजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। छोटे बेटे फिल्म अभिनेता आयुष शर्मा और सलमान खान की बहन अर्पिता भी मंडी पहुंचाए। आयुष और अर्पिता ने अपने दोनों बच्चों के साथ पंडित सुखराम को नमन कर अंतिम विदाई दी। उनके बाद पंडित सुखराम की पार्थिव देह को प्रशासन की तरफ से तिरंगा झंडा अर्पित किया गया। आयुष और आश्रय ने अपने दादा की अर्थी को कंधा दिया। योगेश शर्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। योगेश, पार्थिव शरीर को लोगों ने देखिए अंतिम विदाई दी और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कैसी तस्वीरें थी आज के दिन की योगेश? जी, वहाँ पर देखिए जब अनिल शर्मा जी पार्थिव शरीर को विदाई दे रहे थे तो नम आंखें हो गई थी। जितने भी वहाँ पर आए हुए थे, सीएम जयराम ठाकुर जी थे और भी जितने भी थे, मंत्री थे, विधायक थे, वो सब नम आंखों से उन सब ने वहाँ पर विदाई दी। अंतिम दर्शन के लिए कौन कौन से लोग पहुंचे थे योगेश? वहाँ पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी विधायक, पूर्व मंत्री, जो मौजूदा मंत्री हैं, वो सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। चलिए, शुक्रिया योगेश पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंडित सुखराम के निधन पर जिला कांग्रेस ने शोक सभा आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री शांडिल ने शोक जताया। कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन के लिए शोक सभा रखने का निर्णय लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष कांग्रेस शिव कुमार ने कहा कि उनके निधन से कांग्रेस और प्रदेश को एक बड़ा नुकसान हुआ। पंडित सुखराम का देश में दूरसंचार क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला मुख्यालय नाहन में सिरमौर के 14 ब्लॉकों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय सीधा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिले के 250 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और मीडिया से बात करते हुए जिला परियोजना अधिकारी और प्रिंसिपल डाइट नाहन ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि स्कूलों में देखने को मिला था कि कई शिक्षक और छात्र ऑनलाइन गतिविधियों को अच्छे ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद शिक्षकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पूरे जिला सिरमौर में लगभग 14 शिक्षा खंड हैं और उन 14 शिक्षा खंडों में हमारे 85,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस समय एनरोल्ड हैं और लगभग 6700 से ज़्यादा टीचर्स इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जो समग्र शिक्षा के माध्यम से उनको एजुकेशन देने का काम है। तो उसमें हमें पिछले कुछ समय से मॉनिटरिंग के दौरान और जब हम एक सारे की परफॉर्मिंग जो इंडेक्सेस हैं उनको देखते हैं तो जिला सिरमौर में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो कि जैसे ई संवाद ऐप पे या ई लर्निंग वाले जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे हमारे कुछ अध्यापक साथी और कुछ एक विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनके साथ एक सीधा संवाद स्थापित किया जाए और उस सीधे संवाद की कड़ी में ही आज हमने 7 शिक्षा खंडों के CRCs को बुलाया है। इसमें सेंटर हेड टीचर्स हैं और इसमें हमारे जो मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल्स हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके भी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स के जो मुखिया हैं वो हैं और कुछ ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं हमारे साथ। तो इनके साथ हमने कुछ बातों पे चर्चा करनी है, जिनमें कि जो ई लर्निंग वाले जितने ऐप हैं उनको कैसे चलाना है, निपुण भारत के तहत जो है कुछ बात करनी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में विद्यार्थियों की लर्निंग में बड़ा गैप आ गया है। वहीं सोलन में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर सवाल उठाए। आज PWD रेस्ट हाउस सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राणा ने कहा कि योजना के तहत कांग्रेस कार्यकाल में 4 दालें लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब वो दाल महंगी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ग्लोबल टेंडर हुआ करते थे, फिर राशन के सैंपल लिए जाते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार के राज में लूट मचाकर दलालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। शिमला में पुराने बस अड्डे में संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से पेंशनर्स ने हिस्सा लिया और संगठन का कहना है कि सरकार को पेंशनर्स लंबे समय से अपने मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन आज तक केवल उनके साथ भेदभाव ही हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को पेंशन नहीं आ रही। जुलाई 2015 से लंबित डीए, मेडिकल बिलों का भुगतान सहित कई मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता नहीं दिखाई।